साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आरआरबी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड एग्ज़ाम 2020 जो कि आपका 15 दिसंबर से प्रारंभ हुआ है और 18 दिसंबर को तक चलेगा और यह प्रत्येक दिन दो शिफ्ट में यह एग्ज़ाम कराया जाना है। तो इसके तहत जो 15 दिसंबर को जो दोनों शिफ्टों में जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी और इंग्लिश के पदों के लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है, जिसमें 100 प्रश्न आपसे पूछे गए थे। 200 अंकों के, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का था, जिसमें से 50 प्रश्न जनरल अवेयरनेस से संबंधित थे और 50 प्रश्न जो है हिंदी वाले पदों के लिए, जो हिंदी में अप्लाई किए थे उनके लिए 50 प्रश्न हिंदी के थे और जो इंग्लिश से संबंधित थे उनके लिए 50 प्रश्न इंग्लिश के थे। तो यहाँ पर हम लोग जो है इन दोनों शिफ्टों में जो प्रश्न जीके, विज्ञान और कंप्यूटर से संबंधित पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर हम लोगों ने संकलित करने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर आप लोग इस वीडियो में जो भी प्रश्न पहले और दूसरे शिफ्ट में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों के उत्तर आप देख सकते हैं। उसके अतिरिक्त उससे संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनसे आगामी दिनों में परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनको भी यहाँ पर बताने का पूरा प्रयास किया गया है। तो यह वीडियो पूरा जो है आपका आगामी परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको पता चल सकेगा किस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आप इसका पीडीएफ भी नीचे दिए गए जो डाउनलोड का लिंक है वहाँ से आप इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो इसको प्रारंभ करते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न था कि 2019 क्रिकेट विश्व कप में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया। तो इसमें कुल 10 टीमों ने भाग लिया था और इसमें विजेता कौन था? इंग्लैंड था। और सेकंड नंबर पे कौन था? उपविजेता न्यूजीलैंड रही। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था और यह 12वें नंबर का एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप था। अब इससे संबंधित कुछ अन्य पॉइंट भी याद रखिए, जैसे कि जो आगामी वर्ल्ड कप होना है, एक दिवसीय वर्ल्ड कप, वो कब होगा? 2023 में होगा और वह 13वां होगा और उसका आयोजन स्थल कहाँ पे होगा? भारत में होगा। और ये तो पुरुष से संबंधित है। यदि कहा जाए कि महिलाओं का जो 12वां एक दिवसीय विश्व कप होना है 2022 में, उसका आयोजन कहाँ पे होगा? तो न्यूजीलैंड में होगा। अगला है, प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल कब से कब तक रहा है? तो 15 अगस्त 1947 से 24 मई 1964 तक। ये 4 कार्यकाल इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में बिताया था। चौथे कार्यकाल में इनकी मृत्यु हुई थी, मतलब चौथा कार्यकाल इन्होंने पूर्ण नहीं कर पाए थे। अगला है, COOH ये किस फंक्शनल ग्रुप से संबंधित या क्रियात्मक समूह से संबंधित है? तो यह जो COOH है यह कार्बोक्सिलिक अम्ल से संबंधित है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे CH3COOH, ये क्या है? इसे क्या कहते हैं? एथिल कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। इसी प्रकार से आपसे आगे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि CHO ये फंक्शनल ग्रुप किससे संबंधित है? तो ये एल्डिहाइड से, CO कीटोन से, OH एल्कोहल संबंधित है। आगे देखें, निम्न में से कौन सा ऑर्गेनिक एसिड है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से बताना था ऑर्गेनिक एसिड कौन सा है। तो उसमें जो उत्तर था आपका वो सल्फोनिक एसिड, ये आपका ऑर्गेनिक एसिड है। कुछ अन्य ऑर्गेनिक एसिड को देख लेते हैं कौन कौन से हैं। जैसे आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है, लैक्टिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, फॉर्मिक अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल है, यूरिक अम्ल, मैलिक अम्ल और साइट्रिक अम्ल, ये भी क्या है? ऑर्गेनिक एसिड है। आगे देखते हैं, ब्रेक लगाने पर सवारी जो होती है, किसी गाड़ी में यदि लोग बैठे हुए हैं तो सवारी जो होती है आगे की ओर क्यों झुक जाती है? तो यह पूछा गया था किस नियम से ये लोग आगे की ओर झुक जाते हैं। तो आपने भी ऐसा महसूस किया होगा, जब किसी गाड़ी में आप बैठे होंगे तो गाड़ी में अचानक से ब्रेक लगता है तो आप आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो ये न्यूटन का जो गति का जो प्रथम नियम है, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, तो जड़त्व की वजह से ये हम लोग क्या होते हैं? आगे की तरफ झुक जाते हैं। न्यूटन गति के 3 नियम हैं। पहला तो जड़त्व का नियम हो गया, दूसरा जो है बल का नियम या संवेग का नियम, या कह सकते हैं संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है। और तीसरा क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया मतलब यदि आप किसी पे जितना बल लगाएंगे तो वह सतह भी, या जो दूसरा है वह भी आप पे उतना ही बल लगाता है। इसके जो एप्लीकेशंस है, जैसे रॉकेट है, बंदूक है, जब आप बंदूक ट्रिगर दबाते हैं तो गोली जितना तेज आगे निकलती है वो बंदूक उतना ही धक्का आपको पीछे की ओर देती है। अगला है, यदि एक बॉल को छत से गिराया जाता है तो उसकी ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? तो आप देखें, जब बॉल को छत पे लिए हैं तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? 0 होगी। जब आप उसको नीचे गिराएंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा जो होगी, उसका वेग जो है बढ़ता जाएगा, मतलब गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। तो ऊपर जो था स्थितिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा थी, अब स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होती जाएगी। तो जैसे जैसे नीचे जाएगी गतिज ऊर्जा आपकी बढ़ती जाएगी और स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो क्या हो जाएगी? वो घटती जाएगी।
आगे देखें, खाद्य श्रृंखला अर्थात फूड साइकिल में प्रथम स्तर क्या आता है। तो आप इसमें देखें, सबसे पहले लेवल पे कौन आता है, जो स्वपोषी या उत्पादक जो होते हैं, इसे ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, जो भोजन का उत्पादन करते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे जो हैं, हरे पेड़ पौधे, ये क्या करते हैं, ये सूर्य की रोशनी लेकर के भोजन का निर्माण करते हैं, तो ये स्वपोषी या उत्पादक कहलाते हैं। तो ये प्रथम स्तर पे आते हैं। इसके बाद द्वितीय प्राथमिक उपभोक्ता, वो शाकाहारी जीव जो इन पेड़ पौधों मतलब घास फूस को खाते हैं। उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता, जो कि इन प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं। जैसे कि हिरन जो है घास खाता है, और हिरन को क्या खाएगा, शेर खाएगा। और तृतीयक उपभोक्ता सबसे उच्चतर स्तर होता है, इसमें सर्वाहारी आते हैं, जैसे कि मनुष्य आपका। अगला है उभयधर्मी ऑक्साइड। एम्फेट्रिक ऑक्साइड कौन सा होता है। इसमें जो 4 ऑप्शन थे उसमें से आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 जो था, ये आपका उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। इसके अलावा जिंक ऑक्साइड भी उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। अब प्रश्न उठता है कि ये होते क्या हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। तो जो धातु ऑक्साइड जैसे कि Al2O3 हो गया, या जिंक ऑक्साइड ZnO हो गया, ये जो धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों से रिएक्शन करके लवण मतलब सॉल्ट तथा जल बनाते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। अगला है वंदे मातरम की रचना किसने की। तो वंदे मातरम की रचना जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। और जो इनकी उपन्यास था आनंद मठ, इसी से आनंद मठ में इन्होंने इसकी रचना की थी, और इसी से वंदे मातरम लिया गया है। और वंदे मातरम राष्ट्रगीत है, जबकि जनगण मन जो है वो राष्ट्र गान है। अगला है, इसमें दिया है हैदराबाद जिस प्रकार से तेलंगाना से संबंधित है, उसी प्रकार से दिसपुर किससे संबंधित है। तो तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद, और दिसपुर किसकी राजधानी है, असम की। अगला है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। और 2020 की जो थीम रही है वो क्या रही है, सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। और इसको पहली बार जो है 1973 में मनाया गया था। और यह पहल किसकी है, यह इनिशिएटिव किसकी रही है, तो यह यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की यह पहल है, जिसका निर्णय जो है इसको मनाने का स्टॉकहोम सम्मेलन जो कि 1972 में होता है, इसमें लिया गया था। और यहाँ ध्यान रखिएगा, यूनेप की जो मुख्यालय कहाँ है, केन्या की राजधानी नैरोबी में है। और 2020 की थीम हमने देखा सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। यदि 2019 की थीम की बात की जाए तो 2019 की थीम क्या रही है, वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन। अगला है आरावली पर्वत की उच्चतम बिंदु या उच्चतम शिखर कौन सा है। तो यह माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। और थोड़ा सा आरावली पर्वत के बारे में जानकारी रखिए कि यह विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। जब विश्व के प्राचीनतम सबसे पहले की जो पर्वतों का निर्माण हो, उनमें से ही एक आपका आरावली पर्वत है। और इसका यदि विस्तार देखें तो यह उत्तरी गुजरात के पालनपुर से प्रारंभ होकर अजमेर होते हुए दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। और यह जो गुरुशिखर या माउंट आबू है, यह आपका राजस्थान में स्थित है। और यदि आप आरावली पर्वत में दक्षिण से लेकर उत्तर की ओर जाएंगे तो इसकी ऊंचाई क्रमशः कम होती जाती है, मतलब दक्षिण में इसकी ऊंचाई ज़्यादा है। और माउंट आबू पे ही दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी है, जो काफ़ी प्रसिद्ध है। और कुछ अन्य जो भारत के पर्वत श्रृंखला हैं, उनकी जो उच्चतम चोटी हैं उनको भी देख लें, आगामी दिनों में पूछा जा सकता है। जैसे सतपुड़ा श्रेणी का उच्चतम चोटी कौन सी है, तो ये महादेव श्रेणी पर स्थित धूपगढ़। और इसी धूपगढ़ के पास यहाँ का हिल स्टेशन जिसका नाम है पंचमढ़ी। और नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी जो कि दक्षिण भारत की आपका पर्वत श्रृंखला है, जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर है, तो इसकी सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा है। और वहीं दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी की बात करें तो कौन सी होगी, अन्नाई मुड़ी जो यहाँ का अन्नामलाई पर्वत है, इस पर स्थित है, इसकी एक सर्वोच्च चोटी है। वहीं पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, जिंधगाड़ा है। अगला है कौन सा रोग जो है वायरस के कारण होता है। तो मम्स जो होता है, मम्स नामक जो रोग होता है, ये वायरस से वजह से होता है। अब थोड़ा सा उन रोगों को भी देख लेते हैं जो वायरस की वजह से होते हैं। तो जैसे कि रेबीज है, खसरा है, हर्पिस है, मेनिंजाइटिस है, हेपेटाइटिस है, ट्रैकोमा है, पोलियो है, एड्स, चेचक, छोटी माता, डेंगू, ज्वार, गलसुआ और इन्फ्लुएंजा, ये सभी जो है वायरस से होने वाले रोग हैं, अर्थात विषाणु से होने वाले रोग हैं। अगला है कि पूछा गया था कि एक वर्ष में कुल माल व सेवाओं के योग को क्या कहा जाता है। तो ये जो है आपका जीडीपी कहलाता था, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या नहीं है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हम बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग के प्रमुख कारणों में क्या है, मतलब कौन कौन से रीजन है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी हैं। तो जब आपको कारण पता होगा कौन कौन से कारण हैं, तो आप कौन सा कारण नहीं, ये
उत्तर आप बता सकते हैं। तो जैसे पेड़ों की कटाई हो गया, यातायात प्रदूषण हो गया, नगरीकरण है, जीवाश्म ईंधन का दुरुपयोग है, औद्योगिक क्रांति है, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग है, ये सब के सब क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण है। यदि कहा जाए कि वृक्षारोपण, तो वृक्षारोपण ग्लोबल वार्मिंग का कारण नहीं है। अगला है पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है, तो 4 ऑप्शन थे, भूस्खलन, भू सुदर्शनीकरण, लैंडस्केपिंग इसे इंग्लिश में कहते हैं, मरुस्थलीकरण और वनोन्मूलन। तो भूस्खलन, मरुस्थलीकरण और वनोन्मूलन जो है ये पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं, जबकि भू सुदर्शनीकरण था लैंडस्केपिंग मतलब जो भू क्षेत्र है उसे पर्यटन की दृष्टि से दर्शनीय या उसे क्या कहते हैं देखने लायक बनाया जाता है, तो उसे ही भू दर्शनी सुदर्शनीकरण कहते हैं, लैंडस्केपिंग कहते हैं। तो यह पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं होता है। अगला है सबसे बड़ा पवन चक्की संयंत्र कहाँ स्थापित है, तो यह तमिलनाडु में स्थापित है, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। इसका नाम है मुपांडाल विंड फार्म या पवन चक्की संयंत्र। और इसके अलावा याद रखिएगा कि भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन कहाँ पे होता है, तो तमिलनाडु में होता है। तमिलनाडु उत्पादन में नंबर 1 पर है। यदि पूरे विश्व की बात करें तो विश्व में भारत का जो नंबर है वो चौथे नंबर पे आता है पवन ऊर्जा के उत्पादन में। आगे बात कर लेते हैं, अंग्रेजों ने राजाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सी संधि की थी, तो यह आपका उत्तर है सहायक संधि। यह जो संधि है सहायक संधि एक प्रकार की मैत्री संधि थी, जिसका प्रयोग 1798 से लेकर 1805 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड वेल्जली ने भारत के देशी राज्यों से संबंध स्थापित करने के लिए किया था। और लॉर्ड वेल्जली को सहायक संधि का जनक भी कहा जाता है, जन्मदाता भी कहा जाता है। और इस संधि के तहत जो पहला शासक या जो पहला राजा था जिसने इस संधि को स्वीकार किया वह था हैदराबाद का निजाम 1798 में। अगला है कि जैसे भारत जो है प्रायद्वीप है, उसी प्रकार श्रीलंका क्या है, तो श्रीलंका क्या है, द्वीप है। प्रायद्वीप पेंसिलिया कहलाता है। और प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है, जो 3 तरफ से जल से घिरा हो और एक तरफ से स्थल से। आगे बात कर लेते हैं कि किस मेले को 2019 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था, तो कुंभ मेला 2019 जो कि प्रयागराज तथा इलाहाबाद में आयोजित किया गया था। तो यह एक ही स्थान पर सबसे अधिक गैदरिंग के मामले में और स्वच्छता के मामले में इसको गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में सम्मिलित किया गया था। और याद रखिए कुंभ मेला को 2017 में यूनेस्को के द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। अगला है बंगाली भाषा के प्रथम उपन्यास के रचनाकार कौन रहे हैं, तो बंगाली भाषा का जो प्रथम उपन्यास रहा है दुर्गेश नंदिनी, इसके रचनाकार कौन रहे, बंकिम चंद्र चटर्जी, और इसकी रचना इन्होंने 1865 में की थी। अगला है अंगुली बीबी नाय पुस्तक 1857 की है। इसमें किसकी कहानी का वर्णन किया गया है, तो मंगल पांडे की कहानी का वर्णन किया गया है। अगला है संपत्ति को समान रूप में वितरण के लिए किस शब्द का प्रयोग होगा, तो यह जो है समाजवादी शब्द का प्रयोग किया जाएगा। समाजवादी शब्द का मतलब क्या होता है, ये आपका यदि देखें संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भी 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से समाजवादी शब्द को सम्मिलित किया गया। किस संविधान संशोधन के माध्यम से, 42वें 42वें नंबर के माध्यम से। तो समाजवादी का मतलब क्या है, ऐसी संरचना जिसमें उत्पादन के प्रमुख साधनों जैसे पूंजी, जमीन, संपत्ति आदि पर सार्वजनिक स्वामित्व या नियंत्रण के साथ वितरण में समतुल्य सामंजस्य स्थापित हो। अगला है जब आप कंप्यूटर पे वेब पेज को ओपन करते हैं तो सबसे पहले कौन सा पेज ओपन होता है, तो इसे क्या कहते हैं, जो पेज ओपन होता है उसे होम पेज कहते हैं। और Ctrl+C यह किसको रिप्रेजेंट करता है, तो कॉपी, किसी को कॉपी करना हो तो Ctrl+C दबाते हैं। अगला है यूनिबैक का पूरा नाम क्या है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। रोम का पूरा नाम क्या है, रीड ओनली मेमोरी। और MICR का पूरा नाम क्या है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी। जो आपके चेक वगैरह होते हैं उसको मतलब चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला है कीबोर्ड और माउस किस प्रकार के डिवाइस होते हैं, तो कीबोर्ड और माउस जो होते हैं ये इनपुट डिवाइस होते हैं। कोई चीज़ आपको डेटा इंटर करना है तो आप इनके मदद से इनपुट करते हैं और उसका फिर आपको आउटपुट मिलता है। तो कीबोर्ड और माउस क्या है, इनपुट डिवाइस हैं, जबकि जो कंप्यूटर का जो स्क्रीन होता है वो क्या है, आपका आउटपुट डिवाइस है। अब थोड़ा ये तो आपके जो सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे वो थे। अब थोड़ा सा जो फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी देख लेते हैं। तो 2023 AFC मतलब एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन एशियन कप कहाँ पर आयोजित होगा, तो यह 18वां संस्करण होगा जो कि चीन में आयोजित किया जाएगा। जबकि इसके पहले जो 17वां संस्करण था वो 2019 में आयोजित किया गया था UAE में, संयुक्त अरब अमीरात में। और इसका यहाँ पे विजेता कौन रहा था, कतर रहा था। और अभी तक जो ये
एशियन कप हुआ है, इसमें सर्वाधिक बार इस ट्रॉफी को जीता किसने है? तो जापान ने 4 बार जीता है। अगला प्रश्न है कि कठोर जल को मृदु या सॉफ्ट बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो इसको सॉफ्ट बनाने के लिए Na2CO3 अर्थात सोडियम कार्बोनेट जिसे धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके इस्तेमाल से चाहे जल की स्थायी कठोरता हो या अस्थायी कठोरता, दोनों प्रकार की कठोरता दूर हो जाती है। यहाँ ध्यान रखिएगा, धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है, जबकि खाने का सोडा क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। उसका फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3 होता है। ठीक है, NaHCO3 होता है, ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा होता है। और इसी संबंध कुछ अन्य चीज़ों को देखें तो जल की स्थायी कठोरता दूर करने की जो सबसे मुख्य विधि है उसका नाम क्या है? परम्यूटेड विधि। क्या है? परम्यूटेड विधि। इसका जो पूरा नाम है परम्यूटेड सोडियम जियोलाइट। और याद रखिएगा, जल की जो अस्थायी कठोरता होती है वो किसकी वजह से होती है? तो वह कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की वजह से होती है, जबकि जो स्थायी कठोरता जो होती है वो कैल्शियम, मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट आदि लवणों के कारण जो जल में घुले होते हैं उनकी वजह से स्थायी कठोरता होती है। अगला है कि एल नीनो किस प्रकार की धारा है? तो एल नीनो जो है ये गर्म जल धारा के अंतर्गत आती है, जिसके कारण सागरीय जल का तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। और यह जो है आपका दक्षिणी प्रशांत महासागर में उत्पन्न होता है। और यह क्या होता है? आपके मौसमी जो जलवायु है उसको काफ़ी प्रभावित करता है। और इसकी वजह से जो भारत में आने वाला जो मानसूनी बारिश होती है, यह कई बार क्या होती है, उसका जो चक्र होता है वो बिगड़ जाता है या उस पर प्रभाव, मतलब एक तरीके से निगेटिव प्रभाव डालता है। और इसके अलावा ये एल नीनो है, और जो ला नीनो होता है इसका अपोजिट होता है, वो ठंडी जलधारा होती है। उसकी वजह से समुद्र का टेम्परेचर क्या होता है? कम हो जाता है। और ये भी दक्षिणी प्रशांत महासागर में ही उत्पन्न होती है। अब यहाँ पर हम लोग कुछ जो प्रमुख गर्म जलधाराएं हैं, प्रमुख आपके जो महासागरों के, और जो ठंडी जलधाराएं उनको एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले गर्म जलधारा की बात करें तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले अटलांटिक महासागर में उत्पन्न होने वाली गर्म जलधाराओं को देखें तो इसमें गल्फ स्ट्रीम आता है, ब्राज़ील की गर्म धारा, फ्लोरिडा करंट, एंटिलिस करंट और नॉर्वे करंट, ये सभी की सभी गर्म जलधाराएं हैं अटलांटिक महासागर में या अंध महासागर में उत्पन्न होने वाली। वहीं पर प्रशांत महासागर में उत्पन्न होने वाली गर्म जलधाराओं को देखें तो क्यूरोशियो धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, अलास्का धारा और तुशिमा धारा, ये सब के सब क्या हैं? गर्म जलधाराएं हैं, प्रशांत महासागर में उत्पन्न होती हैं। जबकि हिंद महासागर में अंगुलुहास नामक जलधारा जो है ये गर्म जलधारा जो कि हिंद महासागर में उत्पन्न होती है। अब ठंडी जलधाराओं की बात करें तो सबसे पहले अटलांटिक महासागर या अंध महासागर में उत्पन्न होने वाली ठंडी जलधाराओं को देखते हैं। तो इसमें आपका शामिल है लेब्राडोर की ठंडी जलधारा, फॉकलैंड की धारा, ईस्ट ग्रीनलैंड की धारा या इसे इरमिंगर धारा भी कहते हैं, कनारे की ठंडी धारा, बेंगुला की ठंडी धारा और वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, ये सब की सब ठंडी जलधाराएं अटलांटिक महासागर में उत्पन्न होती हैं। अब प्रशांत महासागर में उत्पन्न होने वाली ठंडी जलधाराओं को देखें तो इसमें आपका शामिल है क्यूराइल धारा, कैलिफोर्निया धारा, पेरू या हम्बोल्ट धारा, कमचटका धारा और ओखास्टक धारा, ये सब की सब ठंडी जलधारा है प्रशांत महासागर की। जबकि हिंद महासागर की ठंडी जलधारा क्या है? एकमात्र ठंडी जलधारा है वेस्ट ऑस्ट्रेलियन धारा। जब ईस्ट ऑस्ट्रेलियन जो जलधारा होती है वो आपकी गर्म जलधारा, जबकि वेस्ट ऑस्ट्रेलियन जलधारा जो है वो हिंद महासागर में कि ये ठंडी जलधारा है। आगे बात कर लेते हैं। प्रश्न था कि कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी है? कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी है? तो ऑप्शन था लैन, मैन, बैन और बस। तो ये देखें तो टोपोलॉजी नेटवर्क जो है कंप्यूटर में वो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मैश, स्टार, बस, रिंग, हाइब्रिड। तो बस आपका है तो बस वाला ऑप्शन सही हो जाता। अगला है उड़ीसा का गहीर माथा जो बीच है या तट है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो है ओलिव रिडले जो कछुए होते हैं यहाँ पर आकर प्रत्येक वर्ष होते हैं घोंसले अपने बनाते हैं, मतलब यहाँ पर अंडे देते हैं, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ओलिव रिडले जो होते हैं ये आयुष्मान की रेड लिस्ट में जो है वल्नरेबल कैटेगरी के अंतर्गत सूचीबद्ध है। अगला है जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया में लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो इस पर जस्ता या जिंक की परत चढ़ाई जाती है जिससे कि लोहे पर जंग नहीं लगती है। अगला है एक संस्था है डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, इस संगठन के संस्थापक कौन थे? तो इस संगठन के संस्थापक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने 1930 में इसकी स्थापना की थी। अगला है बल की एसआई यूनिट क्या है? तो बल की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। बल एफ क्या होता है आपका? M इंटू ए, मतलब किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। तो इसको क्या कहते हैं? न्यूटन कहते हैं, सॉरी
किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है, किलोग्राम मीटर इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसी को पूरे क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। यहाँ पे ये गलत लिखा है। अगला है यूआरएल का पूरा नाम क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। संवेग से संबंधित प्रश्न जैसे इंग्लिश में मोमेंटम कहते हैं, तो संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, संवेग को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, एम बी मास इंटू वेलोसिटी, और इसका यूनिट क्या होता है, किलोग्राम इंटू मास पर किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड होता है। अगला प्रश्न है स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू की गई नीति है, तो यह लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में बंगाल में इस नीति को इसके द्वारा लागू किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 तक भारत का गवर्नर था, और इस स्थायी बंदोबस्त का समर्थन जो है किस भारतीय ने किया था, तो आरसी दत्त के द्वारा इसका समर्थन किया गया था। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब होती है, तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के द्वारा की जाती है, और इसके संबंध में जो प्रस्ताव लाया गया था वो सितंबर 1920 में कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें इस प्रस्ताव को पारित किया गया था। इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी, जबकि जो रेगुलर इसका अधिवेशन होता है, ये तो विशेष अधिवेशन था, जो रेगुलर अधिवेशन हुआ था वो दिसंबर 1920 में हुआ था। कहाँ पे, नागपुर में हुआ था, और उसकी अध्यक्षता बी राघवाचारी ने किया था। अगला है बीसीडी का पूरा नाम क्या है, बाइनरी कोडेड डेसिमल, क्या है, बाइनरी कोडेड डेसिमल है। अगला है संवाद कौमुदी समाचार पत्र के संपादक कौन थे, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा इसका संपादन किया गया था। कब किया गया था, तो 1819 में कोलकाता में प्रकाशित या बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र था, और इसी समाचार पत्र में इन्होंने सती प्रथा की समाप्ति का जो अभियान चलाया था, इसी आपके समाचार पत्र के माध्यम से चलाया था। एक प्रश्न है कि कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य कौन से हैं, तो याद रखिएगा 8 राज्य हैं, कौन कौन से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये आपके 8 राज्य हैं। याद रखिएगा कर्क रेखा जो है उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती, उत्तर प्रदेश से आपकी जो डेट लाइन है, ठीक है, वो गुजरती है, नहीं जो, हाँ, जिससे टाइम का निर्धारण होता है, जो टाइम लाइन है वो आपका उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है कि प्रथम जनरेशन कंप्यूटर भाषा क्या रही है, तो मशीन लैंग्वेज जो या मशीन कोड जो रही है वो प्रथम जनरेशन कंप्यूटर की भाषा रही है। प्रथम जनरेशन कंप्यूटर कब से कब तक रहा है, 1946 से 1959 तक, और प्रथम जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था, जबकि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में असेंबली लैंग्वेज का और इसमें ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हुआ था, और थर्ड जनरेशन जो है इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ था, और फोर्थ जनरेशन जो है इसमें वेरी हाई लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आपका C++ हो गया, ये हो गया, जावा हो गया, तो ये आपके वेरी हाई लेवल लैंग्वेज हो गए। जबकि जो फिफ्थ जनरेशन जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित जो लैंग्वेज है उसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला है प्रश्न कि वह परमाणु, मतलब 2 तत्व हैं, तो वह परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान तो समान होते हैं लेकिन उनके परमाणु क्रमांक जो हैं वो अलग अलग होते हैं, मतलब एटॉमिक मास तो सेम है परंतु एटॉमिक नंबर अलग अलग होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, समभारिक आइसोबार्स कहते हैं। जबकि यदि एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक समान हो और एटॉमिक मास जो है वो अलग अलग होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे समस्थानिक कहते हैं। आगे है बैंकों का नियामक कौन है, तो बैंकों का जो नियामक है या रेगुलेटरी बॉडी है वो कौन है, आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और यह आरबीआई 1934 के तहत इसका रेगुलेशन करता है। अगला है गाड़ी में यात्रा करते समय मोड़ आने पर यात्री को क्यों झुक जाता है, तो वह न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है जड़त्व का नियम, उसकी वजह से झुक जाता है। अगला है अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग होता है, मतलब जो रॉ मटेरियल उनका सीधा उपयोग होता है, तो यह आपका जो प्राथमिक क्षेत्र है या प्राइमरी सेक्टर है, जैसे कि आपका कृषि है, वानिकी है, मछली पकड़ना, खनन, ये सब आपके प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। जबकि जो सेकेंडरी सेक्टर है वो कौन सा है, जैसे विनिर्माण उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। जबकि जो टर्सरी सेक्टर्स हैं, तृतीय क्षेत्र जो है इसमें आपका सेवा संबंधित है, जिसमें सेवा इत्यादि होती है, सर्विस सेक्टर आते हैं, जैसे कि आपका परिवहन है, संचार है, बैंकिंग है, बीमा है, व्यापार है, ये सर्विस सेक्टर है, तो ये आपके टर्सरी सेक्टर में आ जाते हैं। अगला है कि गर्म और ठंडे जल में क्या विलय नहीं होता है, तो 4 ऑप्शन है, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और जिंक। तो जिंक जो होता है ये ठंडे और गर्म जल से रिएक्शन नहीं करता, इसमें विलय नहीं होता। तो इसके अलावा एल्युमिनियम है, आयरन है और जिंक,
ये तीनों ही गर्म और ठंडे जल से क्रिया नहीं करते हैं। अगला है, दिल्ली में लाल किले में आज़ादी के भूले बिसरे दीवानों की याद में एक संग्रहालय बनवाया गया, उसका नाम क्या है? तो यहाँ पे 5 संग्रहालय बनवाए गए। ये जो पूछा गया है, ये इस संग्रहालय का नाम क्या रहा है? आज़ादी के दीवाने संग्रहालय। इसकी स्थापना लाल किले में 6 मार्च 2019 में की गई थी। तो आप देख सकते हैं 2019 से के प्रश्नों को यहाँ पर भी पूछा जा रहा है। अगला है कि कौन सी मेट्रो जो है वेस्ट टू एनर्जी पावर से चलने वाली भारत की प्रथम प्रोजेक्ट है? तो DMRC जो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है, वो ये इस प्रकार का प्रथम प्रोजेक्ट है। अगला है, किस रोग का टीका या वैक्सीन नहीं लगाया जाता? तो जो आपके ऑप्शन थे उसमें से आपका जो हाथी पाँव था, इसके लिए वैक्सीनेशन नहीं होता है। इसे एलिफेंटेशिया भी कहते हैं, जिसमें आपका पैर जो होता है पूरा फूल आता है। अगला प्रश्न कि सबसे ज़्यादा थोरियम किस राज्य में पाया जाता है? तो यह केरल में पाया जाता है। कहाँ पे? केरल में पाया जाता है। और दूसरे नंबर पे झारखंड है। और वहीं यूरेनियम सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। और मैग्नीशियम, क्रोमाइट और निक्ल और बॉक्साइट के उत्पादन में नंबर 1 पे कौन सा है? उड़ीसा है। मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा में पाया जाता है। अगला है कि जो आप कंप्यूटर में जो आप स्टोरेज के लिए इस्तेमाल करते हैं, डेटा स्टोरेज के लिए, तो उससे संबंधित प्रश्न है कि सबसे ज़्यादा स्टोरेज क्षमता इकाई किसकी है? MB की है, GB की है, TB की है या PB की है? तो PB ये टेराबाइट है, इससे बड़ा PB होता है पेटाबाइट। ठीक है, तो यहाँ याद रखिएगा MB से बड़ा GB होता है, GB से बड़ा TB होता है, TB से बड़ा PB होता है। और पेटाबाइट से बड़ा EB एक्जाबाइट होता है, और एक्जाबाइट से बड़ा जेटाबाइट होता है, और जेटाबाइट से बड़ा YB अर्थात योटाबाइट हो जाएगा। अगला है कि MS एक्सेल में क्या होता है? कंप्यूटर संबंधित प्रश्न है। तो MS एक्सेल में रो और कॉलम होते हैं। अगला है कि कथक नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? तो कथक नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इसी प्रकार से कहा जाए कथकली कहाँ संबंधित है? तो कथकली केरल संबंधित है। और मोहिनी अट्टम जो है, कथकली और मोहिनी अट्टम जो है आपका केरल से संबंधित है, जबकि भरतनाट्यम तमिलनाडु संबंधित है। और कुचिपुड़ी वो आपके आंध्र प्रदेश संबंधित है। अगला है, नॉर्वे की राजधानी क्या रही है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, ये स्कैंडिनेवियन कंट्री है। अगला है, जो RBC अर्थात लाल ब्लड सेल होते हैं, रेड ब्लड सेल जो होते हैं, इसका लाइफ स्पैन या जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन, या कह सकते हैं 20 से 120 दिन तक होता है। वहीं WBC का कितना होता है? 2 से 4 दिन होता है। और जो ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं उनका 3 से 5 दिन होता है। इस प्रकार सबसे कम किसका होता है? WBC का होता है। अगला है, रेडियोधर्मिता मापने की इकाई क्या है? तो क्यूरी, इसकी इकाई क्या है? क्यूरी है। अगला प्रश्न है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ धातु की प्रतिक्रिया करने पर या रिएक्शन करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। एक प्रश्न था करंट संबंधित, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो विश्व खाद्य कार्यक्रम तथा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा है। MSP का फुल फॉर्म क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो NK सिंह है। जबकि 2020 IPL रनरअप टीम कौन रही है? मतलब उप विजेता दिल्ली कैपिटल्स रही है। और यह 13वां IPL का आयोजन था। इसका विजेता कौन रहा है? मुंबई इंडियंस। अभी तक जितने भी ये 13 जो हुए हैं, इसमें सर्वाधिक बार जो है इस ट्रॉफी को मुंबई इंडियंस के द्वारा जीता गया है। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो UAE संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था। और इस 13वें IPL का स्पॉन्सर कौन था? ड्रीम 11। और इसका ऑफिशियल पार्टनर कौन था? अनअकैडमी। अगला है कि किस मुगल सम्राट को सलीम के नाम से भी जाना जाता है? तो जहांगीर को सलीम के नाम से भी जाना जाता है। जहांगीर जो कि अकबर का पुत्र था, हुमायूं का पुत्र अकबर, अकबर का पुत्र जहांगीर, जहांगीर का पुत्र कौन था? शाहजहां, जिसने ताजमहल बनवाया। और शाहजहां का पुत्र कौन था? औरंगजेब था। तो ये जो प्रश्न पूछे गए हैं दोनों शिफ्टों में, उसको यहाँ पर संकलित करने का पूरा प्रयास किया गया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।